हेलो दोस्तों, कैसे हो। कालीबंगा सभ्यता पढ़ रहे थे हम, और इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 पहले ही पढ़ लिया है, जिसके अंदर हमने मुख्य मुख्य बातें, उत्खनन करता है कहाँ, ये नदी किस किस किनारे पे है, इसके उत्खननकर्ता कौन है, किस नाम से जानी जाती है, कौन सी नदी के किनारे है, ये सभी बातें हमने इसमें मेन मुख्य मुख्य बातें की थी। दोस्तों, ज़्यादा लंबा वीडियो में नहीं डालती हूँ, आप लोगों को परेशानी होती है। 10-5 मिनट का वीडियो आप कहीं भी चलते फिरते देख सकते हो, तो आपको उसमें याद करने में दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, आज हम इसका अगला पार्ट पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इसका बेसिक जो एक फ़ोटो जो मैंने बनाई है वो आप इसको देख के थोड़ा सा आइडिया इसमें लगा लोगे, तो इसमें 10-20 चीज़ें तो आप इसको वैसे ही याद कर लोगे। तो देखो दोस्तों, ये आरबीएससी की बेस पे बनाई है मैंने, जो 6वीं से लेके 10वीं तक की जो किताबें हैं उसी का बेस मैंने तैयार किया है। तो आप देखो दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले मैंने बताया कि कौन सी नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे, और कौन सा तट है, बायां तट। तो ये दोस्तों, ये तो आपको ध्यान रखना है, बायां तट कितनी ही बार पूछ लिया जाता है। इसमें दोस्तों देखो, सबसे मुख्य बात ये है कि इसमें 2 तरह के परकोटे हैं। परकोटे, या आप इसको टीला भी बोल सकते हो। तो ये जैसे रेगिस्तान में है तो टीले पर ही बनी हुई है दोनों ही तरफ। तो ये पश्चिमी टीला है और ये इसका पूर्वी टीला है। दोस्तों, जो पश्चिमी टीला है वो राजा महाराजाओं के लिए और उनके जो पुरोहित वगैरह होते हैं, जो मतलब बड़े वीआईपी लोग, जिसको आज के ज़माने में आप कह सकते हो, उनके लिए आपका ये पश्चिमी टीला है, जहाँ दुर्ग भी बना हुआ है। और इसमें आपको पूरी सभ्यता के अंदर, चाहे पूर्वी टीला हो चाहे पश्चिमी टीला हो, आपको इसमें नाली की लकड़ियाँ देखने को मिलेगी। यहाँ का जो पानी की जो निकासी है दोस्तों, ये एक सुव्यवस्थित नगर प्रणाली को इंगित करती है। इसी तरह से आप इसमें जो सड़कें देखोगे तो ये ग्रिड पैटर्न पे, आज की जो जयपुर की सड़कें हैं आपकी, उसी तरह से ये ग्रिड पैटर्न पे, यानी कि जालनुमा पद्धति पे इसकी सड़कें बनी हुई है। तो आने जाने में ये एक सुगम और सुव्यवस्थित, सबसे बड़ी बात कि जो ये जो सभ्यता है वो एक सभी सभ्यताओं में सबसे अच्छी और नगरीय सभ्यता इसको कह सकते हो आप, और सुव्यवस्थित सभ्यता भी इसको कह सकते हो। तो देखो दोस्तों, इनके जो मकान हैं पूर्वी टीले में, जो प्रजा के जो मकान बने हुए हैं, वो मुख्य सड़क के ओर इनके गेट नहीं खुलते हैं। इस साइड में इनके गेट मुख्य सड़क से पिछली ओर खुलते हैं। जैसे ये मुख्य सड़क है तो इनके गेट आपको इधर मिलेंगे, ये मुख्य सड़क है तो इसके गेट आपको इधर मिलेंगे। तो मुख्य सड़क पर कभी भी कोई गेट खुलता हुआ नहीं पाया गया है। और दूसरी बात, इसमें आपको एक मिला है दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण, यानी कि एक बार इस तरह से जुते हुए हैं और एक बार इस तरह से जुते हुए हैं। तो एक बार तो इसमें दोहरे जुते का मतलब ये है कि इसमें 2 फसलें एक साथ उगाई गई है, सरसों और चना। 2 फसलें कौन कौन सी, सरसों और चना, जो हमारी रबी की फसलें भी हैं, गेहूँ, जौ, चना, सरसों। तो इसमें से सरसों और चना एक साथ, एक इस तरफ से जब इसकी जुताई हुई है तो इसमें जैसे सरसों डाली गई है, और एक तरफ से इसकी जुताई हुई तो इसमें चने डाले गए हैं। तो दोनों जो फसलें हैं वो आपको एक ही खेत में एक ही बार में देखने को मिलेगी। इसी को दोस्तों कहते हैं दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण। अब दोस्तों, ये जो कृषि कार्य करते हैं, आपको देखो दिमाग इस तरह से लगाना है कि आपको दिमाग पे बोझ नहीं डालना है। सब चीज़ें इसी तरह से बेसिक तरीके से याद करनी है और कोरिलेट करते हुए पढ़ना है। तो देखो दोस्तों, आपको कृषि के परिणाम जो प्रमाण हैं वो आपको पश्चिमी टीले में नहीं मिलेंगे। राजा महाराजा थोड़ी ना खेती करते हैं क्या, नहीं करते हैं। खेती कौन करता है, प्रजा, जनता। तो आपके ये प्रश्न आया हुआ है, ये जो सभ्यता के किस भाग में कृषि के प्रमाण मिले हैं। तो सभ्यता के दक्षिण पूर्वी ये जो भाग है, ये जो टीला है, इसके दक्षिण पूर्वी भाग में, इस टीले को मानो चाहे पूरी सभ्यता मानो, और ये दोहरी प्रचार मानो, ये दोहरी जो आपकी परकोटा है, इसके दक्षिण पश्चिम में आपको क्या मिला है, खेत के प्रमाण, बस्ती के प्रमाण आपको पूर्वी टीले पे मिलेंगे। और दोस्तों, ये जो कच्ची ईंटें हैं, इन्हीं को धूप में सुखाकर इन्हीं कच्ची ईंटों को पकाया गया है, और इसी नदी से इसके लिए आपको मिट्टी ली गई है, और इसको सुखाकर आपकी ये पूरी सभ्यता बनी हुई इन ईंटों पे। अब देखो दोस्तों, इसमें
ये हो गया। चलो अब आ जाओ समकोण पर काटती हुई सड़कें मिल गई। इसके बाद आ जाओ आप मेन दुर्ग टीले में। तो मेन दुर्ग टीला कहाँ है? पश्चिमी टीला जिसको आप बोलते हो। तो यहाँ पे आपको देखो दोस्तों, ये जो अग्नि वेदिकाएँ हैं, कुआँ है, ये बैठने के जो बरामदे वगैरह हैं, तो ये राजा महाराजा लोग ही बैठा करते हैं इनके ऊपर। प्रजा कभी नहीं बैठती है, प्रजा के पास इतना टाइम ही कहाँ होता है, तो ये बैठ के वहाँ बातें करती। तो ये जो बातें करने के लिए पंचायत के लिए मान सकते हो आप, यहाँ 5-6 आपको चबूतरे मिलेंगे और एक चबूतरे पे आपको 7 अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं। तो ये आपको बलि प्रथा का प्रमाण देती है। दोस्तों कोई भी जो सभ्यता होती है उसे हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, फिक्स नहीं बता सकते कि हाँ इसीलिए हुआ होगा। तो हम हर चीज़ के लिए सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। उसका यूज किसने कैसे किया है वो तो उसी टाइम के इंसान बता सकते हैं। तो उस टाइम के आज हमारे पास कोई नहीं है जो हमें ये बता सके, तो हम सिर्फ अनुमान से ही ये सारा काम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 5-6 चबूतरे आपको मिल गए। अब ये जो दोनों टीले हैं, दोहरी परकोटा यानी कि जो सुरक्षा प्रणाली है, सुरक्षा प्रणाली बहुत अच्छी थी यहाँ की। और दोनों ही जो टीले हैं वो दोहरी परकोटा से पैक हैं, यानी कि सुरक्षित कह सकते हो, इनको सुरक्षा दीवार कह सकते हो। तो ये 2 सुरक्षा दीवार इसके अंदर है। फिर देखो दोस्तों, एक ही खोपड़ी में हमें कितने छेद मिले हैं? 6। एक खोपड़ी मिले उसमें हमें 6 छेद मिले हैं, जो एक शल्य चिकित्सा का प्रमाण आप कह सकते हो। आप ये नगरीय सभ्यता है, तो नगरीय सभ्यता में आपको इस तरह की चीज़ें देखने को ज़रूर मिलेगी कि वहाँ कोई ना कोई एक अचंभे वाली बातें होंगी। तो शल्य चिकित्सा का प्रमाण यहाँ पे आपको 6 छेद की जो खोपड़ी मिली है वो एक शल्य चिकित्सा का प्रमाण देती है। अब आ जाओ दोस्तों, आपकी जो बचा हुआ टॉपिक है वो मैं पूरा करवा देती हूँ। देखो दोस्तों, जो कालीबंगा के जो व्यक्ति थे, जो वासी थे, वो परिचित थे किस किस से थे? ऊँट, कुत्ता और हाथी। अब ये ऊँट, कुत्ता, हाथी तो आज जिंदा तो नहीं है। तो आप कहोगे कैसे पता कि आपको ऊँट मिला, कुत्ते का प्रमाण मिला? तो ये दोस्तों इनकी हड्डियाँ मिलती है। जैसे ऊँट की इनको अस्थियाँ मिली, कुत्ते की इनको अस्थियाँ मिली, ये पालतू कुत्ता हो सकता है। और हाथी कैसे? हाथी तो इतना विशालकाय जानवर है, तो इसकी हमें हाथी दांत का कंगा मिला है। क्या मिला है दोस्तों? प्रसाधन सामग्री, यानी कि इसको आज आप श्रृंगार सामग्री भी कह सकते हो। हाथी दांत का हमें क्या मिला है? कंगा मिला है। और यह जो कालीबंगा के जो लोग हैं वो घोड़े से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। और यही दोस्तों 4 नाम दे दिए जाते हैं परीक्षा में और आपसे पूछ लिया जाता है किससे परिचित नहीं थे। तो आपको नॉर्मली वे में याद रखना है। तो घोड़े से नहीं आप परिचित नहीं थे, इसको कोरिलेट करके भी पढ़ सकते हो। घोड़े से बेचारे कहाँ जाते, वहीं के वहीं काम करना था उनको, कोई नदी पार तो करनी नहीं थी। तो हमें घोड़ा काहे में चाहिए? तो हमारे पास ऊँट था। ऊँट रेगिस्तान का जहाज होता है। कुत्ता और हाथी, तीनों चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी, जबकि घोड़ा यहाँ पे नहीं था। अब देखो दोस्तों, यहाँ भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। अब भूकंप के साक्ष्य कैसे कह सकते हो कि भूकंप के साक्ष्य मिले हैं? तो हमें यहाँ दीवारों में क्या मिली है? दरारें मिली हैं। जैसे ही हमने खुदाई की तो दीवारों में, जो घरों की दीवारें हैं वहाँ पे हमें दरारें मिली हैं। इसलिए हम अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों। कह कोई भी नहीं सकता कि हमें सही में साक्ष्य मिले हैं भूकंप के, नहीं दोस्तों, सिर्फ अनुमान लगाया जाता है और कुछ भी नहीं है। अब फिर हमें बेलनाकार मोहरें मिली है। तो बेलनाकार मोहरें हमारे यहाँ तो नहीं चलती है, कहाँ चलती है? मेसोपोटामिया में। तो मेसोपोटामिया की जो संबंध हमारे को दिखाता है वो कौन दिखाता है? बेलनाकार मोहरें, यानी कि हमारा यहाँ से मेसोपोटामिया पे व्यापार को हमारे को दर्शाता है। कौन? बेलनाकार मोहरें। इसी तरह जिस तरह से ये घोड़े से परिचित नहीं थे, उसी तरह ये लोहे से भी परिचित नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी। तो आपको पता है कांस्ययुगीन सभ्यता है तो यहाँ लोहे का कोई काम नहीं था, न यहाँ पे तांबा था, तांबे से भी ये परिचित नहीं थे। अब एक प्रश्न आता है दोस्तों कि इसका जो उत्खनन हुआ है वो कितने स्तर पे हुआ है? सबसे बड़ा प्रश्न कितनी ही बार पूछा गया है कि यहाँ पे जो उत्खनन हुआ है वो कितने स्तर पे हुआ है? तो दोस्तों आपको याद रखना है 5 स्तर पे। कितने स्तर पे? 5 स्तर पे। इसमें पहला और दूसरा
जो स्तर है नीचे से, ज़मीन की तरफ से आपको याद रखना है। पहला और दूसरा पुराना है तो पुराना तो नीचे ही मिलेगा, यानी कि सबसे प्राचीन, प्राचीन यानी हड़प्पा पूर्व। और तीसरा, चौथा और जो पांचवा स्तर है वो हमें हड़प्पा कालीन मिला है। तो इसीलिए इसको कालीबंगा को हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहा जाता है, जिसे कि हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सबसे पहला नगर है जो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान खोजा गया है, इसीलिए इसको हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो पहला और दूसरा तो हड़प्पा पूर्व है, तीसरा, चौथा और पांचवा जो है वो हड़प्पा कालीन है। अब दोस्तों यहाँ हम कृषि की बात कर लेते हैं कि यहाँ किस किस कृषि से वो परिचित थे। तो कपास, गेहूँ, चना, जौ, बाजरा, इनसे ये परिचित थे। जबकि चना और सरसों तो हमने देखा है कि एक साथ ही कृषि के प्रमाण भी हमें मिले हैं। तो दोस्तों ये कृषि से परिचित थे, जिसमें कपास, गेहूँ, चना, जौ, बाजरा, इससे ये परिचित थे। अब आ जाओ दोस्तों, इंसान सभी युगों में मरा है, सभी युगों में उसको या तो दफनाया गया है या उसको जलाया गया है। तो पहले के ज़माने में जलाने का कोई दाह संस्कार का नहीं था। आपको जब भी कोई मरता था तो शवदान की प्रक्रिया होती थी। तो यहाँ पे युगल शवदान का मतलब है दो को एक साथ दफनाना। तो दोस्तों कभी भी ऐसा नहीं होता है कि दो लोग एक साथ मर जाते हैं, ये हो सकता है। हम इसका भी अनुमान ही लगाएंगे कि ये किसी का प्रमाण हो रहा है, सती प्रथा का प्रमाण। तो क्यों हो रहा है? ये जब भी आदमी मरता है तो उसकी पत्नी को उसके साथ सती कर दिया जाता है। तो ये हो सकता है कि हमारे पास हमें सती प्रथा की ओर इशारा करता हो। और बर्तन, अब आ जाओ दोस्तों बर्तन में दोस्तों हर सभ्यता में बर्तन आपको हर सभ्यता में मिलेंगे, लेकिन आपको उसका बेस याद रखना है। कैसे याद रखना है कि लाल कलर का बेस आंगन, यानी कि आजकल की जो मटकियाँ हैं हमारी, उसमें भी क्या है, लाल कलर का आंगन होता है। पूरी मटकी को पहले लाल कलर से रंगा जाता है, फिर उसके ऊपर आजकल सफ़ेद कलर की धारियाँ बनाई जाती हैं, सफ़ेद कलर से फूल बनाए जाते हैं। तो यही उसी टाइम भी यही था कि लाल कलर का बेस, यानी कि इसमें आंगन तो लाल कलर का है, उस पर याद रखना दोस्तों काली और सफ़ेद, काली और लाल नहीं है, काली और सफ़ेद रेखाएं खींची गई हैं। तो ये मटकियाँ जो बर्तन हैं उसके ऊपर काली और सफ़ेद रेखाएं लाल आंगन के ऊपर खींची गई हैं। तो जो भी आकृति बनाई जा सकती है, जैसे मटकियों पे आजकल बनाते हैं वो वाली। अब देखो दोस्तों, इसमें 7 अग्निवेदिकाएँ मैंने बता दिया आपको। 7 अग्निवेदिकाएँ किसका अनुमान लगाते हो कि बलि प्रथा का प्रमाण अनुमान लगाया जा सकता है। अब देखो दोस्तों, ये 7 अग्निवेदिकाएँ हैं, ये ऋग्वेद से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि कोई ना कोई जो सभ्यता होती है वो उसके पिछले कुछ ना कुछ सालों से वो उसका जुड़ाव ज़रूर रहता है। तो यहाँ पे देखो यज्ञ है, हवन है, कुंड है, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको इसी में देखने को मिलेगी, बाकी सभ्यताओं में इसको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये ऋग्वेद का 7वां वेद, यानी कि जो ये सरस्वती नदी थी कोई ज़माने में, उसके किनारे बैठकर इस ऋग्वेद का 7वां वेद या 7वां मंडल यहीं सरस्वती किनारे लिखा गया है। तो ऋग्वेद के कितने मंडल है दोस्तों? 10 मंडल हैं। 10 में से जो ऋग्वेद का 7वां मंडल है वो आपको इसी सरस्वती के किनारे लिखा गया था, इसलिए यहाँ पे अग्निवेदिकाएँ भी हैं, यज्ञ की भी आपको अनुमान मिलते हैं और हवन वगैरह यही होते हैं। तो दोस्तों ये आपको कोरिलेट करके पढ़ना है। अब दोस्तों हमें क्या क्या मिला है, इसके अलावा और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमें एक यहाँ पे खिलौना गाड़ी मिली है, वो भी किसकी? लकड़ी की। फिर लकड़ी की हमें नालियाँ मिली है, ये मैंने बता दिया आपको। हाथी दांत का कंगा, गाय मुख के समान प्याला। दोस्तों ये 7वीं क्लास की जो किताब है उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि गाय के मुख के समान प्याला, मतलब प्याले में किसके समान बनाया गया है? जो मिट्टी का है वो भी, लेकिन उसको बनाया किसके समान है? गाय के मुख के समान। मिट्टी के बर्तन अन्य भी बहुत सारे मिले हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिट्टी के बर्तन यहाँ से मिले हैं, और मिट्टी की चूड़ियाँ भी यहाँ से मिली है। तो मिट्टी का कलर कैसा होता है? काले कलर का। तो चूड़ियाँ भी किस कलर की है? काली। और इन्हीं चूड़ियों के नाम पर आपकी इस पूरी सभ्यता का नाम कालीबंगा रखा गया है। अब दोस्तों एक और बात आपको याद रखनी है, सोती सभ्यता। सोती सभ्यता मैं क्यों पढ़ा रही हूँ इसमें? सोती सभ्यता दोस्तों इसलिए पढ़ना ज़रूरी है
हमें पूरी सभ्यता नहीं पढ़नी है, हमें तो सिर्फ एक आइडिया रहना चाहिए सोती सभ्यता, क्योंकि ये भी कालीबंगा से जुड़ी हुई है। सोती सभ्यता बीकानेर में है और कालीबंगा की पूर्वगामी कहलाती है। क्यों कहलाती है दोस्तों? क्योंकि बीकानेर में ही सबसे पहले जो खोजा गया स्थल था वो सोती सभ्यता में ही खोजा गया था। स्टार्टिंग सोती सभ्यता से होती है, तो इसीलिए कालीबंगा की पूर्वगामी से या अग्रगामी से कहा जाता है। तो यहीं से इसकी शुरुआत होती है और यहाँ से ढूंढते ढूंढते ये कालीबंगा तक पहुँच जाते हैं। इसी तरह में 6 छिद्र वाली खोपड़ी मैंने बताई दी, शल्य चिकित्सा का प्रमाण है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको किस टॉपिक पे आपको परेशानी होती है उस टॉपिक पे आप बता देना, मैं वीडियो बना दूँगी। धन्यवाद।